फर्स्ट स्टेप में हम आते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, कितना भी इरिटेटेड रहता है बच्चा आपका, कुछ भी वो मतलब एंग्जियस सा रहता है, एंग्री सा हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ बिठाइए, कान उसका ढक दीजिए। कितना भी चिल्ला रहा है, रो रहा है, इरिटेट हो गया है, कान सिर्फ ढक दीजिए। अब उसकी आवाज़ उसको खुद ही सुनाई नहीं देगी थोड़ी देर के लिए, तो चौंकेगा कि क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, फिर आप कान खोलेंगे, फिर वो रोना शुरू करेगा, फिर बंद करेंगे, फिर चुप हो जाएगा। मतलब वो जो उसको स्टिमिंग के इश्यूज हैं, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है, उसका स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, तो मैक्सिमम बच्चों में ऑडिटरी स्टिमिंग होता है, साउंड से इरिटेशन, तो वो रो रहा है, उसकी आवाज़ उसके कान में जा रही है, उससे इरिटेट हो रहा है। रेस्टलेसनेस ये बच्चों में, इससे रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस होती है। तो उसका कान बंद करेंगे, 5-7 बार 10 बार जैसे करेंगे, देखेंगे बच्चा चुप हो गया। उसके बाद हेड कंप्रेशन, ऐसे कंप्रेस किया, 5 सेकंड होल्ड किया, फिर दूसरी जगह गए, 5 सेकंड होल्ड किया, पूरे हेड में कंप्रेशन कर देंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 रिपीटिशंस कर दीजिए उसी को, तो मुश्किल से 5-7 मिनट में आपका हेड कंप्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आ सकते हैं, ये फेस कंप्रेशन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, फेस कंप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप नेल कंप्रेशन कीजिए, कि जैसे एक नाखून है, इसको दबाया, 5 सेकंड होल्ड किया, छोड़ दिया, फिर दबाया, 5 सेकंड होल्ड किया, छोड़ दिया, 10 रिपीटिशंस, 10 रिपीटिशंस, 10 रिपीटिशंस, 10 रिपीटिशंस, 10 रिपीटिशंस। हाथ का भी ऐसे ही करेंगे, पैर में भी सेम करेंगे। मुट्ठी बंद किए, इसको दबाए, 10 सेकंड्स होल्ड किए, 10 रिपीटिशंस कर दिए, फिर ये तो मतलब कि हेड कंप्रेशन, फेस कंप्रेशन, नेल कंप्रेशन। अब डीप टिश्यू कंप्रेशन में ये सब कंप्रेशन करेंगे। वैसे ही पैर में भी ये करेंगे, और पैर से पूरा नीचे से होते हुए हिप तक आ जाएंगे, उसका प्रॉपर कंप्रेशन करेंगे। तो इससे मुश्किल से ये सब 20-25 मिनट में ये सारे कंप्रेशंस हो जाने हैं। और कितना भी इरिटेटेड रहता होगा आपका बच्चा, ये सारी चीज़ें करेंगे तो देखेंगे कि बच्चा स्थिर हो गया। कुछ दिन करने के बाद वो यूज टू हो जाएगा, वो सारी चीज़ें खुद करने दे देगा। और 15 से 20 दिन इस तरह से करने में आप देखेंगे कि आपका बच्चा कितना भी, मान लिया कि हाइपर एक्टिव होगा, मान लिया कि उसमें रेस्टलेसनेस है, वो कुछ भी है, वो काफ़ी हद तक चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी और बच्चा काम डाउन होने लगेगा। क्लैम डाउन नहीं होगा, काम डाउन, और फिर वो कंसंट्रेट करना शुरू करेगा। तो ये हो गया पहले स्टेप में, इतनी सारी चीज़ें करेंगे। दूसरे स्टेप में हम आते हैं कि उसको सेंसरी स्टिमुलेशन, अलग अलग तरह का स्टिमुलेशन, जैसे कि टैक्टाइल स्टिमुलेशन। टैक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए डिफरेंट टेक्सचर्स देंगे, अलग अलग तरह के रफ सरफेस, सॉफ्ट सरफेस, ऑड सरफेस, इवन सरफेस, ठंडा गर्म, इस तरह की सारी चीज़ें उसको टच कराएंगे, टच करके ये कराएंगे, धीरे धीरे यूज टू होगा और वो सारी चीज़ें ये करेगा। एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, बॉडी पे रब कर दिया, शुरुआत में बच्चा भागना चाहेगा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कुछ दिन करेंगे तो यूज टू हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं, ओवर सेंसिटिविटी रिड्यूस हो गई, उससे रेस्टलेसनेस भी कम होती है। ये हो गया। ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए आप डिफरेंट मेटल के ग्लास लीजिए और उनमें कुछ चम्मच वगैरह रख के उसको बजाइए, बच्चे को अलग अलग तरह का साउंड सुनाइए। बहुत तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टॉय में आते हैं, वो सब लीजिए, बच्चे के पास ये करके कीजिए, उन सब में एंगेज हो जाएगा, रिलैक्स्ड होते जाएगा, कंसंट्रेट करते जाएगा, रिलैक्स्ड होते जाएगा। तो ये उसके बाद से टैक्टाइल ऑडिटरी हो गया। विजुअल स्टिमुलेशन, देखते हैं कि बच्चों में विजुअल सीकिंग नेचर ज़्यादा होता है, तो उनके लिए डार्क रूम एक बनाया जाता है, उसमें डिफरेंट कलर के लाइट लगा के, सेंसरी लाइट्स वगैरह लगा के, और बच्चे को 5-7 मिनट रोज़ एक बार दिखाइए। देखिएगा कि बच्चे का इधर उधर देखना ये हो गया, जब उस लाइट में जाएगा तो वो काफ़ी हद तक फोकस्ड होगा उस लाइट पे, और धीरे धीरे बाहर की चीज़ों से उसका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, तो इधर उधर विजुअल सीकिंग नेचर उसका रिड्यूस होगा, उससे भी डिस्ट्रैक्शन कम होगा, रेस्टलेसनेस कम होगी। वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ में आप आ सकते हैं, तो अलग अलग तरह का वेस्टिबुलर बोर्ड वगैरह और उस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन के लिए देखते हैं कि बच्चे बहुत तरह की चीज़ें
सूंघते रहते हैं, उनको गंदी चीज़ों का ये नहीं समझ में आता, वो लेते रहते हैं। तो उसके लिए ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ें हम मोटा मोटी ये कर रहे हैं। हर बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट डायग्नोसिस होने के बाद उसमें देखिए टारगेट हमारा एक है कि वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन अप्रोचेज अलग अलग होंगे। सेम जगह पे पहुंचने का, अगर बॉलीवुड माने, एक फिल्म इंडस्ट्री माने, तो उसी जगह पे पहुंचने के लिए सब ने अपने अपने नए रास्ते बनाए हैं। एक के रास्ते पे दूसरा चल के उसका डुप्लीकेट कहलाया है हमेशा से, उसकी अपनी पहचान नहीं बनी। तो उसी तरह से बच्चों में भी जो होता है ना कि उसके लिए प्रॉपर उसका असेसमेंट डायग्नोसिस होना चाहिए। तो मोटा मोटी चीज़ें तो ये हैं, लेकिन अगर बच्चे के लिए स्पेसिफिक प्लान चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक ये करना है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो, तो उसके लिए आपको या तो हमारे साथ जुड़ना चाहें तो ऑनलाइन सेशंस हैं, पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हैं। हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है, आप देख के वहाँ से कॉल मैसेज करके बात कर सकते हैं, प्रोसीजर उनसे समझ सकते हैं। और जब तक नहीं ये करते हैं तब तक कुछ कुछ चीज़ें इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बच्चे को आपके ठीक करेंगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ाएंगी, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। इन सब बातों को भी ध्यान में रखिए। हम रेस्टलेसनेस की बात कर रहे थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो क्या होता है कि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर देखना, बिठाए यहाँ कुछ करा रहे हैं, इधर देख रहा, उधर देख रहा, वो देख रहा, वो देख रहा, वो देख रहा, वो देख रहा, ऐसे करता रहता है। तो रेस्टलेसनेस का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि वो एक जगह फोकस नहीं हो पा रहा, इधर उधर चीज़ें, और वो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसको। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए कि बच्चे को सबसे पहले तो उसको कंसंट्रेशन उसका इंप्रूव करना होगा। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए क्या होता है, जैसे आपको अगर रेस्टलेसनेस, अगर आप में बेचैनी है, बहुत ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, तो सही सॉल्यूशन इसके लिए क्या दिया जाएगा, किसी से भी पूछेंगे तो कहेगा कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ब्लोइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करो, अनुलोम विलोम कपालभाति जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं वो करो, इसके अलावा प्राणायाम करो, योगा करो, ये सारी चीज़ें। इससे क्या होता है, एंड रिजल्ट हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना, वो हमको काम डाउन करता है। और इन सारे चीज़ों में मेडिटेशन और ये सब में क्या है कि बाहरी दुनिया से कनेक्शन ख़त्म करो, अपने आप में सिमटो, क्योंकि हर इंसान जो है उसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड समाहित है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी लोग जो हैं उस चीज़ को वो जागृत कर चुके हैं, इसलिए दुनिया से कट के वो खो कंदराओं में छुपे रहते हैं, वहीं पर तपस्या करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपने आप में समाहित होना है तो कंसंट्रेट होंगे, तब जाके हम मेडिटेशन प्रॉपर कर पाएंगे, चीज़ें कर पाएंगे। और इन सारे प्रोसेसेस में कॉमन चीज़ क्या है, आँख को बंद करना। आँख बंद करेंगे, आसपास की चीज़ें दिखनी बंद, और तब दोनों आँखों के बीचों बीच, यहाँ जो हमारा बीचों बीच में यहाँ पीनियल ग्लैंड जो सिचुएटेड होता है, जिसको आध्यात्म की भाषा में हम तीसरी आँख कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। और पीनियल ग्लैंड हमारा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, सब तरह से ये के लिए सबसे ज़रूरी है। उसको बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि स्लीप हार्मोन होता है। तो उसको स्टिमुलेट करना, यहाँ कंसंट्रेट करना, यहाँ ध्यान लगाना, टीका वीका यहीं लगाते हैं हम, किस लिए, उसको प्रॉपर स्टिमुलेट करने के लिए। जो सही से सोएगा नहीं वो कभी कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सही स्लीप सबसे ज़रूरी है। तो मेन बात ये है कि हम जब बच्चे का आँख बंद करेंगे, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज जब कराएंगे, तो शुरू शुरू में जैसे ही आप कराएंगे वो इतना बेचैन होगा कि भागना शुरू कर देगा, और रोना चिल्लाना शुरू कर देगा, जल्दी से हटाना चाहिए, क्योंकि आसपास की चीज़ें नहीं दिख रही, घबरा रहा। लेकिन वो बार बार करेंगे तो धीरे धीरे करके थोड़ा करने देगा, ज़्यादा देर नहीं। आँख बंद किया, 10 सेकेंड होल्ड किया, छोड़ दिया, फिर बंद किया, 10 सेकेंड होल्ड किया, छोड़ दिया, ऐसे करके 10 रिपीटिशंस कर दिया, दिन में 20-25 बार कर दिया, 10 बार कर दिया, तो देखेंगे धीरे धीरे बच्चे में कंसंट्रेशन इंप्रूव होनी शुरू हो गई। और तब वो आप जो चीज़ें कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें वो भी ध्यान देना शुरू करेगा। तो मेन चीज़ क्या था इसमें, आँख बंद करना, कंसंट्रेट कराना। अब अगर बच्चा नहीं करता है, ज़बरदस्ती करने, रोने चिल्लाने लगेगा, तो उसके लिए प्रॉपर अप्रोचेज हर बच्चे के लिए अलग अलग तरह से अप्लाई करेंगे।
तो उसके लिए आपको बच्चे का असेसमेंट डायग्नोसिस कराना होगा, तब जाके बच्चे के लिए सही तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं सिटिंग टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे।